बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बेटा सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स देखें तो हमें ना बड़ा सिंपल है, वर्क को डिफाइन करना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को देखना है, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको भी इनहेंस करना है, और इसमें जो है वर्क ओवर टाइम यानी पावर जो है और P इज इक्वल एफ डॉट वी जो है इसको भी हमें देखना है। अच्छा, इसमें सबसे पहले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, यहाँ क्या लिखा है कांस्टेंट फोर्स। इट मीन्स दैट इस फॉर्मूले की लिमिटेशन अगर पूछ लेता है इस फॉर्मूले की लिमिटेशन क्या है, तो आपने कहना है कि ये फॉर्मूला सिर्फ हम उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब जो है फोर्स कांस्टेंट हो, यानी एफ डी कॉस थीटा वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये कब यूज़ होगा, कब एप्लीकेबल होगा, जब फोर्स कांस्टेंट होगी, तब ये हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसमें लेट से कि हमारे पास एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है। देखो फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, लेकिन जो कि ब्लॉक जो है अलोंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ ये फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट कहलाएगा, और इसीलिए हम वर्क को कहते हैं एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब इससे रिलेटेड जो है वो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी, पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क कब होता है, पॉजिटिव मैक्सिमम। पहली बात तो ये याद रखनी है कि अगर थीटा लेस देन 90 है ना, तो वर्क को हम पॉजिटिव कहते हैं, ठीक हो गया। और पॉजिटिव मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल जो है वो जीरो हो, जो कॉस जीरो क्या होता है 1, हम कहते हैं जी वर्क डन इज पॉजिटिव मैक्सिमम, यानी W इज इक्वल टू क्या होगा एफ डी। सो वर्क डन पॉजिटिव मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल कितना हो जीरो, किसके दरमियान एंगल, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इन बिटवीन एंगल जो है वो जीरो हो, यानी फोर्स अगर पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट हो, हम कहते हैं कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव मैक्सिमम है। और वैसे भी थीटा लेस देन 90 हो तो याद रखना है वर्क डन मैक्सिमम होता है। अब वर्क डन जीरो कब कब होता है जी, जीरो तब होता है अगर जो है वो एंगल हम कहते हैं जी 90 हो। दूसरी और भी सिचुएशन हो सकती है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तब भी वर्क डन जीरो होता है। जैसे देखें इस केस में हम देखते हैं, इस वाली दोनों एग्जांपल्स पे गौर करें अगर, तो इसमें जो है अ पर्सन जो है होल्डिंग अ बैग एंड स्टैंडिंग स्टिल या मूविंग फॉरवर्ड कहे। अब इस वाले एग्जांपल में इफ अ पर्सन होल्डिंग अ बैग ऑफ ग्रोसरी या बैग जो है बकेट, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एंड मूविंग फॉरवर्ड, अब इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, दोनों में एंगल कितना होगा 90। हम इस केस में भी कहेंगे कि वर्क डन जो है वो क्या है 90 है। अब सिमिलरली जो है अ पर्सन जो है अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ वॉल, इस केस में बी वर्क डन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि आपने फोर्स जो है वॉल पे लगा तो रहे हैं, लेकिन क्या जीरो है, इसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। जैसे आपकी बुक में भी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन था जी, अ कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग, सो उसमें भी हम कहते थे चूंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो है। तो वर्क डन जो है वो कब कब फिर जीरो होता है, जब एंगल 90 कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आ जाए, आपने कहना वर्क डन 90 सॉरी एंगल 90 है तो वर्क डन क्या होगा जीरो होगा। और दूसरी बात ये है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, अब डिस्प्लेसमेंट किन किन सिचुएशंस में जीरो हो सकता है, जैसे मैंने कहा पर्सन अप्लाइंग फोर्स ऑन अ वॉल, कार जो है उसका इंजन रनिंग में है लेकिन स्टेशनरी है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन भी जीरो। अच्छा, इसके बाद जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, नेगेटिव मैक्सिमम वर्क डन कब होता है। एक होता है पॉजिटिव मैक्सिमम, वो जब एंगल जीरो हो। नेगेटिव मैक्सिमम होता है जब आप कहेंगे कि वर्क डन जो है इसमें अब इसमें देखो जी, वर्क डन जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल 180 हो, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो एंटी पैरेलल हो। दूसरी बात याद रखनी है कि थीटा अगर ग्रेटर देन 90 हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है, और अगर 180 हो तो फिर 180 कॉस 180 क्या होता है -1, तो वर्क डन हम कहेंगे वो नेगेटिव मैक्सिमम है। तो वर्क डन की पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब एंगल जीरो होगा। वर्क डन की नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब एंगल 180 होगा। बाकी सिंपल है जी, डायमेंशन ऑफ वर्क ml² t-2 का ऐसे यूनिट हम क्या यूज करते हैं जूल, और इसमें जो है 1 जूल इज इक्वल 1 न्यूटन मीटर, ये पहले हमें पता है। सीजीएस सिस्टम इसका यूनिट क्या होता है जूल, और 1 जूल हम कहते हैं और सॉरी अर्ग, और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, और 1 अर्ग जो है वो 10⁻⁻7 जूल। ये हम यूनिट 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, सो इजी है। सो बेटा ये एक दफ़ा अच्छे से रिवाइज करना आपने, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, अब आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन जरा देखने हैं। फॉर्मूला इजी है, एफ डी कॉस थीटा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल भी एग्जामिनर यहाँ से निकाल सकता है।
सिंपल वाले भी हो सकते हैं, जैसे एट व्हाट एंगल वर्क डन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये क्वेश्चन है लेट्स से। अब एफ डी कॉस थीटा इज इक्वल 1/d एफ डी, मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, वर्क डन मैक्सिमम क्या होता है एफ डी, यानी कि अगर cos 0 पुट कर दोगे तो वर्क डन मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू का क्या कर दिया, हाफ, 1/2 इंटू एफ डी, यानी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ मैंने यहाँ पुट कर दिया। अच्छा अब देखो एफ डी से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, cos थीटा इज इक्वल 1/2 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 एंड 60। वैसे भी आपको पता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। इट मीन्स के वर्क डन जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ कब होगा, जब एंगल जो है वो कितना हो, 60 हो। अच्छा इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है जी, अ बॉडी इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन अंडर द फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कोई भी दे सकता है, 2i + 5j + 2k एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, वर्क डन बताएं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जब वो वर्ड यूज करे कंस्ट्रेंड। अच्छा अब एक बात यहाँ सुने, कई दफा होता है मैं कहता हूँ जब डिस्कशन हमारी हो रही होती है, मैं कहता हूँ ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई दफा मैं कहता हूँ ये कीवर्ड अंडरलाइन करें, ठीक है। तो ये देखें ऐसे क्वेश्चंस पे गौर किया करें कि जिसमें कॉन्सेप्ट यूज होना है, जिसमें कीवर्ड क्या है, जिसमें जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है, इस तरह की जब बातें होती हैं इनको नोट करना है आपने। अब देखें यहाँ पर कीवर्ड है कंस्ट्रेन टू मूव, अब कहाँ पर, वर्टिकल डायरेक्शन में। अब इसका मतलब है मोशन जो है वो सिर्फ अलोंग हो रही है वर्टिकल डायरेक्शन। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें फोर्स का वही कंपोनेंट लेना है जो वो कह रहा है। जैसे वो कहे जी कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, तो सिर्फ हमने फोर्स का वाई कंपोनेंट कंसीडर करना है। अगर वो कहे जी कंस्ट्रेन टू मूव इन प्लेन, फिर हमने आई और जे दो कंपोनेंट लेने हैं, तीसरा छोड़ देना है, ठीक हो गया। सो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें हमें जिस तरह का क्वेश्चन हो उस तरह से जो है उसको डील करना है। सो जहाँ पे कंस्ट्रेन का वर्ड आ जाए आपने केयरफुल हो जाना है, जो वो कहे, जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कह सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन कह सकता है वो, इसी तरह से जो है वो अलोंग द जो है आप देखें इसमें जो है वो इसी तरह से कह सकता है प्लेन में। तो प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन कहे तो प्लेन का मतलब पहले दो कंपोनेंट लेने, आई और जे ले लेने हैं। अगर वो कहे वाई जी प्लेन तो फिर जे और के ले लेना है, ठीक है जी। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपने केयरफुल रहना है, ठीक हो गया जी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी तरह से इसमें देखें तो हमने सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लेना था, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन कह रहा है तो सिर्फ जे वाला। सो वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 25, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन है, इसको हम 5j लिख सकते हैं। तो 5 × 5 25j आंसर आ जाएगा। अगर वो कहता है लॉन्ग जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फिर हम 5 × 2 = 10 आंसर आ जाता। अगर वो कहता है जी अलोंग द जो है वो इसी तरह से जो है वो जी डायरेक्शन, तो फिर हम जो है वो उसमें के कंपोनेंट वाले जो है वो फोर्स का कंपोनेंट कंसीडर करते हैं। सो इस तरह का क्वेश्चन ख्याल रखना है। फिर नेक्स्ट टाइप आती है जिसमें आपको दो पॉइंट्स गिवन हो और पॉइंट्स देख के आपसे वो कोऑर्डिनेट पूछे, और सॉरी कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपको गिवन हो, आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो करना पड़ेगा पहले, फिर वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ हमें दो पॉइंट्स गिवन है, वो कहता है बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें वर्क डन फाइंड करना है, फोर्स गिवन है, अब ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करते थे फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेना। अगर माइनस साइन साथ हो साथ माइनस साइन आएंगे, अगर पॉजिटिव हो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जब आप चेंज इन पोजीशन फाइंड करते हैं यानी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट ये है आर बी जैसे माइनस आ रहे हैं तो माइनस के बाद जब आपने ब्रैकेट जरूर लगानी है, ये वाली स्मॉल ब्रैकेट जो है जरूर अप्लाई करनी है, ताकि जब आप उनको ओपन करें तो दोनों वैल्यूज जो हैं या चेंज होंगे साइन। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है जी। सो इस तरह के जैसे इसमें मैंने जानबूझ के इसको दोनों को माइनस रखा था, ये दोनों पॉजिटिव रखे थे। अब ये दोनों पॉजिटिव थे तो माइनस साइन बाहर आया तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब आई वाली टर्म आई के साथ आपने रिलेट कर देनी है, जे वाली टर्म जे से। जैसे 5 -5 आई है, -2 आई है, ये टोटल -7 आई हो जाएगा। -7 और -3 -10 हो जाएगा। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब अपने वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन जो है वो सिंपल है जी, W = FD, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जे वाली टर्म जे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और आपने सिंपल क्या कहना है कि इसको जो है आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। अच्छा इसमें जी हमारे पास सिंपल जो है, अब इसमें हमारे पास जी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं साउंड का, आई थिंक साउंड क्लियर है बेटा यहाँ से जो
टेक्स्ट में कह रहे हैं साउंड का इश्यू हो वो अपना इश्तिजा चेक करें। अच्छा यहाँ पर जो है देखें 7 3s आर -21, 10 2s आर जो है 20, तो ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, टोटल आंसर आ जाएगा -31J। ठीक हो गया। अच्छा जी अब देखो कि इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास इफ 5 न्यूटन फोर्स इज थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। A 5 Newton force is applied at the angle of 60 to a block which displaces through a distance of 5 meter. Work done बताना है। इसमें सिंपल फार्मूला FD cos थीटा यूज करेंगे। अब cos 60 है, cos 60 कितना होता है 1/2, तो आप 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के बेटा क्वेश्चन छोटे मोटे आते हैं, आपने इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आए उसको इजीली आपने टैकल कर लेना है। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ही अभी हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ गौर से सुनना है, अगर हम बात कर रहे हो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की, तो जो कर्व होता है वो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के इन बिटवीन होता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हो तो जो कर्व होता है वो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट होता है। ये ट्राइंगल हो सकती है, ये रेक्टेंगल हो सकती है, जिस तरह की भी शेप हो आप उसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैलकुलेट करते थे, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। इसमें से जस्ट लाइक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व है, इसमें जो है ये इस तरह का कर्व गिवन है, ये एक रेक्टेंगल है, तो मैं रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करूंगा, इसका आंसर आया जी 5 × 10 50। अब नीचे जो है वो 5 × 10 50 आया, लेकिन खास बात ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट से ऊपर वाला कर्व है तो वो पॉजिटिव वर्क डन को शो करेगा, नीचे वाला कर्व नेगेटिव वर्क डन को शो करेगा। अगर यहाँ से टोटल वर्क डन हमें पूछा हो तो वो क्या हो जाएगा 0। सो जैसे यहाँ पर ऊपर भी 50 वर्क डन हो रहा है, नीचे भी 50 वर्क डन हो रहा है, मैं कहूँगा 0, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऊपर भी 50 और नीचे भी 50 हो रहा हो। एग्जामिनर में चेंज द क्वेश्चन और आपसे पूछे जी टोटल वर्क डन बताएं, तो उसमें आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कैलकुलेट करके देख लेना है। कैसे देखना है, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट जो है अभी मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि जो आपके पास जो है अगर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हो तो कर्व होता है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के इन बिटवीन, लेकिन अगर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो फिर कर्व जो है एफ कॉस थीटा वर्सेस डी होता है। ठीक है, देखो 2 दफा मैंने रिपीट किया है। अब ये जो कर्व है एफ कॉस थीटा वर्सेस डी का होगा अगर वर्क डन बाय क्या हो वेरिएबल फोर्स, अगर कांस्टेंट फोर्स हो फिर सिंपल एफ डी वाला कर्व होता है। ठीक है जी। अच्छा इसमें देखें हमारे पास जो है वो चूंकि एफ कॉस थीटा वर्सेस डी है, इसमें अगर कर्व है तो हम कहते हैं ये वेरिएबल फोर्स के अंडर हो रहा है, हम उसको स्मॉल पाथ इंटरवल्स में डिवाइड करते थे तो हमारे पास आंसर आ जाता था। और दूसरा तरीका ये था कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे, लिमिट आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई, लेकिन इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल पेपर में आज तक ना आया ना आएगा। आपको इस कर्व से रिलेटेड आ सकता है, कर्व अगर कर्व पाथ भी है आपने एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लेना है। दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटली अ ट्राइंगल, अप्रोक्सीमेटली अ रेक्टेंगल, जितना भी हो उसका आंसर फिर अप्रोक्सीमेट करके हम दे सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है कि अगर कर्व एफ कॉस थीटा वर्सेस डी का हो तो फिर आपने कहना है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, और अगर सिंपल एफ डी है तो ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का कर्व होगा। नेक्स्ट है जी वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे। सिंपल है, हम ना जब ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं तो आप सबको पता है हम कहते हैं एरिया अराउंड द कर्व वेयर अदर ऑब्जेक्ट्स कैन फील द ग्रेविटेशनल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चूंकि ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, इसलिए जो है हमें यहाँ पर इसकी कन्वेंशन पहले तो पता होनी चाहिए। कन्वेंशन क्या है जी, अगर अपवर्ड के लिए वैल्यू ऑफ जी को माइनस ले रहे हैं जो कि आप अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कंसीडर कर रहे होते हो, और प्लस जी, यहाँ हमने कंजर्वेटिव फील्ड के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले। बाकी तो आपको पता है कि यहाँ पे माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच वो सिंपल है, ये हम बाद में पॉइंट आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब देखो कि यहाँ पर जो डिस्कस करने वाली चीजें हैं वो ये हैं कि हमारे पास कन्वेंशन जो है अपवर्ड है तो माइनस जी, डाउनवर्ड है तो प्लस जी। अच्छा अब देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड डिस्प्लेस कर रहे हैं तो आप कहते हो माइनस एम जी एच वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं। और अगर डाउनवर्ड आ रहा हो तो हम कहते हैं प्लस एम जी एच, वर्क डन पॉजिटिव है, इसमें वर्क डन नेगेटिव है। अब और से एक बात सुननी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाया जाए तो उसमें वर्क डन जो है
वो नेगेटिव होता है लेकिन एनर्जी स्टोर होती है। वर्क डन अगर नेगेटिव होगा, एनर्जी स्टोर हो रही होगी। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अलोंग द फील्ड मूव करवाएंगे तो वर्क डन तो पॉजिटिव होगा लेकिन एनर्जी डिक्रीज होगी। अब जैसे देखें इस वाले केस में आपने ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करवाया, तो वर्क डन तो नेगेटिव हुआ लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। और अगर आप ऑब्जेक्ट को अलोंग द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करवाते हो, वर्क डन पॉजिटिव होगा और एनर्जी जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। और यहाँ पर तीसरा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम कहते हैं अपवर्ड के लिए माइनस mgh, डाउनवर्ड के लिए प्लस mgh। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करें तो उसमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हम कह रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये थर्ड केस में। तो ये तीन केस हमें सिंपल है, पता चल गया। अपवर्ड के लिए माइनस mgh, डाउनवर्ड के लिए प्लस mgh। इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और वर्क डन नेगेटिव है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वर्क डन पॉजिटिव है। और इसमें जो है वो हम कहते हैं कि जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव किया हमने, चूंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी लेकिन वर्क डन जो है वो क्या होगा? वो 0 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें। अगर जो है वो हम एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ब्लॉक है, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके जाना चाह रहे हैं, सो उसने एच हाइट कवर करनी है। चाहे आप उसको पाथ ए से लेके जाएं, चाहे पाथ बी से लेके जाएं, किसी भी पाथ से लेके जाएं, उसका फाइनल इनिशियल पॉइंट जो कि सेम है। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही है, mgh का मतलब ही है पोटेंशियल एनर्जी। हम कहते हैं किसको है? जो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। सो यही पोटेंशियल एनर्जी जो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि वर्क डन के इक्वल है, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड के इक्वल है। सो यहाँ पर जो है चाहे पाथ ए से जाए चाहे पाथ बी से जाए, वर्क डन का आंसर माइनस mgh ही आना है। जो कि ये जो आपके पास वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड जो है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। सो इसको जो है वो याद रखना है, इस वाले पॉइंट को। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं इसी में, अगर हमारे पास लेट से ग्रेविटेशनल फील्ड में एक बॉडी पड़ी हुई है, आप ए से बी उसको लेके जाते हो, बी से सी लेके जाते हैं, सी से वापस ले आते हैं। सो ये एक क्लोज पाथ बनता है। अब ए से बी, बी से सी लेके जाएंगे, वर्क डन होगा माइनस mgh। ज़ाहिर है ए से बी हॉरिजॉन्टल पाथ है, वर्क डन 0 होगा। बी से सी लेके जाओगे माइनस mgh, वापस सी से ए लेके आएंगे प्लस mgh, तो टोटल वर्क डन क्या हुआ? 0। इसका मतलब वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? 0 होता है। अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो जाएं, जिसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड हो या वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ 0 हो, ऐसी फील्ड को हम क्या नाम देते थे? कंजर्वेटिव फील्ड का। और आपकी बुक में जो है वो एक टेबल भी है जिसमें कंजर्वेटिव फील्ड्स के बारे में बताया हुआ को कौन कौन सी हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है, अंडरलाइन कर लेना है। उसमें जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है, उसको भी अंडरलाइन करना है। ठीक है जी। सो इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स जो है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन जो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होती है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स को हम कंजर्वेटिव नहीं कहते। उसकी वजह है कि मोस्टली केसेस में हम कहते हैं जो कि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, उसमें वर्क डन हमेशा ही 0 होता है। सो ये तीन फोर्सेज आपकी बुक में जो है वो कंजर्वेटिव लिखी हैं। बाकी फ्रिक्शनल फोर्स है, जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग वाली फोर्स है। ठीक है जी। ये सारी की सारी जितनी भी फोर्सेज है वो सारी क्या होंगी? नॉन कंजर्वेटिव होंगी। सो फ्रिक्शनल फोर्स स्पेशली जो है जिसमें भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाए वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ना अक्सर इस तरह का ग्राफ वाले अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन पास पेपर में देखे गए हैं। उसमें लेट से आपसे कहा जाए कि एक पर्सन है, उसने एक मैस उठाया हुआ है और वो इस पाथ को फॉलो कर, लेट से ए से बी जाए, बी से सी जाए, सी से डी जाए, डी से ई जाए। आपको हाइट्स गिवन हो, पूछा जाए कि बताएं वर्क डन क्या होगा, आप लेट से वो कह सकता है वर्क डन बी से सी कैलकुलेट करें, वर्क डन सी से डी कैलकुलेट करें, या टोटल वर्क डन फाइंड करें। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। रिमेंबर पॉइंट्स जो है वो जो बेसिक बताए हैं वो वही हैं। देखिए बेसिक में मैंने बताया कि अगर अलोंग दी हॉरिजॉन्टल आप मूव कर रहे हो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होगा? 0 ही होगा। अब इस केस में देखें कि जो हॉरिजॉन्टल पाथ होगा यानी बी सी और डी, इन दोनों पाथ्स के अलोंग वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? 0। ए से बी जाएंगे, जितनी हाइट चेंज होगी
वो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस एम जी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। आप सी से डी जाओगे, माइनस एम जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जितनी हाइट में वेरिएशन आ जाएगी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह के बेटा क्वेश्चन जो है उनको आपने जो है वो ठीक से देख लेना है। नेक्स्ट जो है पावर। पावर सिंपल है जी, हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, और एवरेज पावर जो है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा जी, एरिया ऑफ जो है वो वर्क टाइम ग्राफ जो है वो किसकी वजह, जैसे एरिया हम कहते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वर्क देता है, इसी तरह से वर्क और टाइम का ग्राफ होगा तो वो किसकी वैल्यू देगा, वो पावर की वैल्यू देगा। और इसी तरह एरिया अंडर पावर एंड टाइम ग्राफ होगा तो पावर इनटू टाइम जो है वो वर्क डन की वैल्यू देगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिर से सुन लें। स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ हो तो वो पावर देता है, और स्लोप ऑफ पावर टाइम कर्व हो तो वो हमें वर्क डन की वैल्यू देगा। नेक्स्ट पावर एंड वेलोसिटी का रिलेशनशिप है, इसको ड्राइव भी आपने किया हुआ था, लेकिन एक बात याद रखनी है, ये इंस्टेंटेनियस पावर का रिलेशन है, और इसका जो फॉर्मूला है इसमें लिमिटेशन ये है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड और कांस्टेंट ही वेलोसिटी हो, तो याद रखना है कि ये फॉर्मूला जो है इंस्टेंटेनियस पावर का है, P इज इक्वल टू एफ डॉट बी, लेकिन जो ये इसकी जो है वो आप कह लें लिमिटेशन क्या है, फोर्स भी कांस्टेंट होनी चाहिए और वेलोसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए, फोर्स भी कांस्टेंट होनी चाहिए, और जो है वो इसमें जो है वो आपका हम कहेंगे वेलोसिटी भी कांस्टेंट और फोर्स भी कांस्टेंट। तो पावर का ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस पावर का, अगर हम इसको समराइज करें, पावर का यूनिट तो यू नो डैट वॉट होता है, इसकी डायमेंशंस भी सिंपल है, और यूनिट वॉट जो है हम कहते हैं अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन हो रहा हो इन 1 सेकंड तो पावर कितनी होती है, 1 वॉट होती है। अच्छा, इसमें देखें पावर के फॉर्मूले फिर कितने हो गए, आप देखें ना, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आंसर जो है वो क्या आ रहा है। ठीक है जी। विद इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बट विद द क्लोज पाथ इज जीरो, मतलब पाथ पे डिपेंड कर रहा है। आमिर राना साहब, क्वेश्चन आंसर जो है वो हम एंड पे सेशन करते हैं, वो आप एंड पे संभाल के रखें, हम उसको मैं लेकिन फिर रिवाइज कर दे, तो यहाँ पर लेक्चर के इन बिटवीन डिस्टर्ब ना करें तो डेट इज मोर बेटर। आई थिंक सो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी देखें पाथ पे हम डिपेंड इसलिए नहीं कह रहे कर रहे हैं कि चाहे आप पाथ ए से जाएं पाथ बी से जाएं, देखें बात ये है कि हाइट पे डिपेंडेंट है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को हमने सिर्फ देखना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखना है। आप ए से बी पे गए हैं तो आप ए से पाथ ए से चले जाएं, पाथ बी से चले जाएं, आपका चूंकि वर्क डन जो है वो तो सेम ही रहा, चूंकि वो MGH है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है, यानी फाइनल और इनिशियल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। इनिशियल से जितनी फाइनल उसकी पोजीशन चेंज हो गई है वो उसका वर्क डन होगा, इसलिए हम कहते हैं वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अच्छा, अब इसमें जो है वो जो क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ, अब जितना हमने ऊपर जाने पोजीशन के लिए वर्क डन किया ऊपर जाते हुए उतना ही नीचे आते हुए किया है, लेकिन एक पॉजिटिव वर्क है, दूसरा नेगेटिव वर्क है। अगर हम ए से सी गए हैं तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, चाहे आप किसी भी पाथ को फॉलो करें ए से सी तक जाते हुए आपका वर्क डन माइनस MGH ही रहेगा, और सी से वापस ए पर आते हुए आपका वर्क डन प्लस MGH ही रहेगा। तो दोनों सूरतों में चाहे आप ए से सी जाएं, सी से वापस ए आए, वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ जो है वो हमेशा जीरो रहेगा। तो टोटल पाथ जो है वर्क डन के लिए हम कहते हैं जीरो। सो इन दोनों सूरतों में हम कहते हैं कि ये कौन सी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। नेक्स्ट आते हैं जी। हाँ जी, हम मैं यहाँ पे था कि अब आपको ना आपकी फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि पावर के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ताकि जब कोई न्यूमेरिकल आता है आप फौरन से जो है रिस्पॉन्ड करें। अब पावर का फॉर्मूला क्या हो सकता है, वर्क ओवर टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या हो सकता है, FD/T। पावर का फॉर्मूला कैसे यूज हो सकता है, FD cos θ/T। समटाइम्स क्या यूज होगा, MGH/T, और समटाइम्स क्या यूज होगा, F.V। इनमें से कोई भी फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली यूज होगा जब आपका पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, आपने फौरन से जो है इनमें से कोई एक फार्मूला आपके जहन में आना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा, सिंपल है, अगर वर्क और टाइम गिवन है, फर्स्ट वन फार्मूला, फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम गिवन है, सेकंड वाला फार्मूला, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल भी कोई गिवन है, फिर ज़ाहिर है थर्ड वाला फार्मूला। अगर मैथ्स और हाइट के रिलेशन है, सीडी वाले क्वेश्चन है, स्टेट्स वाले क्वेश्चन है, उसमें पावर की बात कर रहा है तो MGH/T वाला क्वेश्चन आ जाएगा। और लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला अक्सर पेपर में रिवाइज होता है, अगर फोर्स इनटू वेलोसिटी गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे आपकी बुक का एक न्यूमेरिकल भी है जिसमें कहता है कि प्रोपेलर ऑफ ए बोट जो है वो इतनी फोर्स लगा रहा है और बोट इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, बताएं उसकी इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे।
अच्छा जी, नेक्स्ट किलोवाट आवर, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको हम कहते हैं किलोवाट आवर। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी का यूनिट है, वर्क का यूनिट है, ये पावर का यूनिट नहीं है। सो आम तौर पर जो है वो लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पावर का यूनिट बना देते हैं। 1 किलोवाट इज द वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी, उस पावर इज 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट की किसके इक्वल होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, 1 किलोवाट आवर जैसे होता है 3.6 मेगा जूल, इसी तरह से 1 मेगावाट आवर आता है किसके इक्वल? 3.6 जो है इनटू 10⁻9 जूल। अब देखिए यहाँ किलो था तो 10⁻6 आया था, जब मेगा होगा तो मेगा 10⁻6 होता है, किलो होता है 10⁻3। ये 3600 का आना है ना 10⁻3, इसीलिए 10⁻6 बना था। अगर यहाँ किलो आएगा तो यहाँ 10⁻6 बनेगा, अगर यहाँ मेगा आएगा तो ये 10⁻9 बनेगा, अगर यहाँ गीगा आ जाए वो 10⁻12 बनेगा। सो आमतौर पर इनमें से वो क्वेश्चन की वेरिएशन आती रहती है, जिसमें कभी कभी वो कहता था 1 किलोवाट इज इक्वल टू, कभी कह देता 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू, कभी कहता 1 गीगावाट आवर इज इक्वल टू। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, जैसे 1 किलोवाट आवर को ओपन करके देखा था, इनको भी ओपन करके देख सकते हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट जी, जैसे मैं भी कह रहा था कि ये जो किलोवाट आवर है ये एनर्जी का यूनिट है, पावर का यूनिट नहीं है। तो अब याद रखने के लिए आप क्या कहें, क्योंकि एनर्जी ओवर टाइम जो है वो पावर के इक्वल होता है। सो इसका मतलब है एनर्जी किसके इक्वल हो गया? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखो ना, पावर है किलोवाट और टाइम का यूनिट क्या है? आवर। तो किलोवाट आवर जो है वो किस चीज का यूनिट बना? एनर्जी का। तो किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ से एक टिपिकल क्वेश्चन आ सकता है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करना। वो कैसे करते हैं? अब जरा स्लो एंड स्टडीली मैं आपको सिखा रहा हूँ, अब गौर से सुनिएगा। सपोज करें, कहता है जी इफ 5 bulbs each of 500 watt operates daily for 10 hours, what will be the cost of electricity if unit price जो है वो कितनी हो? RS 10। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको यूनिट प्राइस दी हुई है 10 रुपीज और 10 आवर्स कह रहा है डेली अगर ऑपरेट हो 5 बल्ब में, हर एक की पावर आपको गिवन है। और पावर कितनी है जी? आपको बताई हुई है कितनी? 500 वॉट। अच्छा, अब बात ये है कि यहाँ पर ना फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा कॉस्ट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। लेकिन यहाँ ख्याल क्या रखना है आपने? पावर हमेशा किलोवाट में होनी चाहिए, टाइम हमेशा आवर्स में होना चाहिए, और यू जो है इसको हम क्या नाम देंगे? यूनिट प्राइस। ठीक है जी। अच्छा, फिर से सुन लें, कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। पावर इनटू टाइम मीन एनर्जी, और किलोवाट आवर, पावर हमेशा आपने किलोवाट में लेनी है, टाइम हमेशा आवर्स में लेना है, और यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ 5 बल्ब थे, हर एक की पावर कितनी थी? 500 वॉट। तो टोटल वॉटेज कितनी होगी? 5 इंटू 520, 500 वॉट। लेकिन मैंने यहाँ किलो वॉट में वैल्यू पुट करनी थी, तो मैंने 2.5 लिख दिया। तो टोटल 2500 वॉटेज है, तो मैंने यहाँ 2.5 मल्टीप्लाई बाय। अब टाइम जो है इसको हमेशा आवर्स में पुट करना है, यहाँ फॉर 10 आवर्स लिखा है तो मैंने 10 पुट कर दिया। अगर ये मिनट्स में होता मैं इसको पहले आवर्स में कन्वर्ट करता, फिर यहाँ वैल्यू पुट करना है। तो पावर हमेशा किलोवाट में लेनी है, टाइम हमेशा आवर्स में लेना है, और किससे मल्टीप्लाई करना है? यूनिट प्राइस के साथ, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसका आंसर जो है वो आपका कितना बनेगा? 250 RS जो है ये डेली कॉस्ट आपकी निकल आई। ठीक हो गया जी। लेकिन समटाइम्स वो कहता है मंथली बिल बताएं, ये डेली कॉस्ट आई आपकी, कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की निकल आई। अब वो लेट से आपसे कह रहा है कि डेली कॉस्ट ये है, डेली अगर इतने बल्ब ऑपरेट होते हैं तो बताएं कि मंथली कॉस्ट क्या होगी। तो आपने जो डेली कॉस्ट निकलेगी उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 7500 RS। सिंपल है जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो अब आपके पास फॉर्मूले हैं एनर्जी के। एनर्जी जो है उसमें हम जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हम ऑलरेडी पहले उसको डिस्कस कर चुके हैं, mgh जो है फॉर्मूला, इसको दोबारा भी डिस्कस करते हैं। मेन हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी, जो कि इससे रिलेटेड आमतौर पर क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आते हैं एज ए न्यूमेरिकल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो 1/2 mv², इसको हम 1/2 m इंटू v.v भी लिख सकते हैं। तो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ जो है वो v² के इक्वल होगा, तो ये v² आ जाएगा। इसी तरह से उसको हम 1/2 p.v भी लिख सकते हैं, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को।
अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को m से मल्टीप्लाई कर दूं और m से डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा 1/2, ऊपर आ जाएगा ना m स्क्वायर v स्क्वायर, तो m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम। ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। इस फॉर्मूले को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब तक जितनी भी न्यूमेरिकल आए उनमें से सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है वो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है, 1/2 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, और इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। अब इससे रिलेटेड जरा इसको रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूले से रिलेटेड जो है वो आमतौर पर दो टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक तो क्वेश्चन की टाइप ये हो सकती है आपको मोमेंटम और मास गिवन हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको मोमेंटम को कहता है कांस्टेंट है, अगर वो कहते हैं मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, मास। तो इसका मतलब है यहाँ से काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 ओवर m1। सो नेक्स्ट जो है, अगर कह दिया जाए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, फिर आपके पास p स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, m, यहाँ से p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट m, और अगर मोमेंटम्स की रेशियो पूछी जाए तो p1 ओवर p2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, m1 ओवर m2। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दो टाइप के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जिसमें अक्सर काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो पूछी जाती है या मोमेंटम्स की रेशियो पूछी जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी की रेशियो पूछी जाए उसमें अक्सर मोमेंटम को वो क्या रखता है, कांस्टेंट। लेट्स से वो कहेगा टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2 आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, जब सेम मोमेंटम कह दे तो मोमेंटम को उसने क्या रख लिया, कांस्टेंट। फिर आपने कहना है कि मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, मास। यहाँ से वो कहेंगे काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m2 ओवर m1। और इसी तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी वो कांस्टेंट कह दे इफ टू बॉडीज m1 एंड m2 जो उनका मास हो आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी को वो कांस्टेंट कर दे फिर आपका p स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मास के, यहाँ से p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ मास। अगर मोमेंटम की रेशियो पूछी जाए तो p1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, p2 इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ m1 ओवर m2। तो इस तरह के बेटा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं प्रैक्टिस बुक में। अभी जरा से देख लेते हैं, अगर कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ हो गई थी। जी दोबारा मैं क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जो है वो बोर्ड पेपर में भी अक्सर आपने सॉल्व किया होगा, वैसे भी सॉल्व किया होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अब आपसे कहा जाए मास और वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि आंसर आएगा 4 टाइम्स। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ये जो फॉर्मूले का पार्ट है ना 1/2, उस वो 8 को 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं और आंसर उनका आ जाता है 4। अब किसी भी याद रखना है फॉर्मूले के साथ जो कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है, नंबर होता है, उसको कभी भी आपने नहीं छेड़ना। जैसे आप देखो, अगर मैं 2 को इससे 8 से कैंसिल आउट कर दोगे तो mv स्क्वायर को तो काइनेटिक एनर्जी नहीं ना बोल सकते आप, हाफ mv स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी बोलोगे। इसका मतलब अगर मास और वेलोसिटी डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी। अब इससे दूसरा, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, समटाइम्स इसी तरह का क्वेश्चन देके वो कहता है जी कि अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। ये बताएं कि अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना आपने, बड़ा आसान सा है, जनरल मैथ से रिलेटेड है। फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल मल्टीप्लाई 100। किसी भी क्वांटिटी में कोई भी आपको क्वांटिटी कहे जी परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है, आपने फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100%। जैसे यहाँ फाइनल 8 टाइम्स हो गया ना आपका, इनिशियली 1 डिवाइडेड बाय 1 इनटू 100। इसका मतलब है कि अगर काइनेटिक एनर्जी 8 टाइम्स इंक्रीज होती है तो कितना इंक्रीज आया, 700% इंक्रीज आया। अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज होती है फिर 300% टाइम्स इंक्रीज आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, परसेंटेज इंक्रीज वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, पहले हम डिस्कस करने लगे थे
मैंने कहा लेट्स से इसको ना बाद में डिस्कस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। हाँ जी। सो अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये वाला जी, इसमें जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ना हम जरा डिस्कस कर लेते हैं इस पोजीशन जी। अच्छा, अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर जो है हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। उसको ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ना mgh वाला, ये सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल है हाइट इज नॉट वेरी लार्ज, यानी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्यों नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हाइट जो लार्ज ना हो, जब g की वैल्यू कांस्टेंट होती है तब हम ये फॉर्मूला mgh वाला अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ये इसकी लिमिटेशन है। अगर लार्जर हाइट कहेगा तो उसके लिए फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला जो है फिर यूज होगा -gmm/r। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको कहते क्यों है? सपोज करें कि मेरे पास ना कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम इसको ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ पे पड़ा हुआ है अच्छा, मैं कहता हूँ कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है 0 है, यानी mgh के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ 0 ट्रू है। अगर मैं जो है अपने हाथ के लिहाज से देखूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड के लिहाज से देखूं या टेबल के लिहाज से देखूं फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। इसका मतलब है mgh वाला जो फॉर्मूला है इसका रेफरेंस वेरी करता है, रेफरेंस टू रेफरेंस इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन था कि एक स्टूडेंट जो है वो कह रहा है जी, दो स्टूडेंट है, एक जो है वो रेफरेंस ले रहा है टेबल टॉप को, एक रेफरेंस ले रहा है ग्राउंड को। एक कह रहा है जी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, दूसरा स्टूडेंट कहता है नहीं जी mgh1 प्लस mgh2 है। शॉर्ट क्वेश्चन था आपका। अच्छा, इसका मतलब ये है कि mgh यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है ये रेफरेंस टू रेफरेंस इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है और हर ऑब्जर्वर के लिहाज से इसकी वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है इसको एब्सोल्यूट कह ही इसलिए रहे हैं कि कोई भी ऑब्जर्वर होगा, किसी भी ऑब्जर्वर के लिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी क्योंकि इसका रेफरेंस फिक्स है। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के केस में जो रेफरेंस है वो क्या है? सेंटर ऑफ अर्थ। सारी वैल्यूज हम सेंटर ऑफ अर्थ से ही लेते हैं। सो ये दोनों में फर्क है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। अच्छा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन का मतलब है जब भी आप चेंज कैलकुलेट करेंगे, यानी चेंज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर आप सरफेस से ऊपर किसी भी हाइट तक डिस्प्लेस करते हो तो आपका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको चेक भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से मैंने आपका टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिया जो कि इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन आता होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है जी? वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। याद रखना ये यूं भी हो सकता है, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है आमतौर पर कंजर्वेटिव फील्ड में अगर वर्क डन हो रहा हो तो वहां पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई हो जाता है। यानी वर्क डन ऑन अ बॉडी जो है वो किसके इक्वल हो सकता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ऑन अ बॉडी क्या हो सकता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम ज्यादातर क्वेश्चन आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बेटा, वर्क डन जो है हम कह रहे हैं कि इक्वल टू किसके इक्वल? एम वी एफ स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी ए स्क्वायर। अच्छा, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब है अल्टीमेटली अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? 0। अगर मैं एम वी एफ की जगह वी एफ की जगह 0 पुट कर दूं तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। आपके पास फॉर्मूला सिर्फ रह गया एफ डी इज इक्वल टू -1/2 एम वी ए स्क्वायर। अब यहाँ गौर करना है, एफ जो है उधर जाकर डिवाइड हो गया। अच्छा, अब ये वाली टर्म अगर मैं कांस्टेंट रख लूं यानी मैस और फोर्स कांस्टेंट कर दूं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? वी आई स्क्वायर। अब और से सुनना है, अगर मैं स्पीड डबल कर दूंगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो स्पीड जो है इनिशियल स्पीड उस बॉडी की डबल कर दूं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। इसी तरह से अगर मैं ये फोर्स डिनोमिनेटर में फोर्स डबल कर दूं तो ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा।
अगर मैं मैस डबल कर दूं स्टॉपिंग डिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो ये इसके साथ रिलेशन स्टॉपिंग डिस्टेंस का मैस के साथ, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फोर्स के साथ और स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी के साथ याद रखना है। अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डबल कर दें स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं जी, इफ अ कार ऑफ मैस 100 किलोग्राम is moving at 10 meter per second and if a retarding force of 100 newton acts on the car then how much distance it will cover before coming to rest। इस तरह का सपोज करें पेपर में क्वेश्चन आता है। अब देखो आपको क्या गिवन है, मैथ्स गिवन है, उसकी वेलोसिटी गिवन है, रिटार्डिंग फोर्स बताई हुई है, आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बताना है। अब बिफोर कमिंग टू रेस्ट मीन फाइनल वेलोसिटी क्या बताई हुई है, 0। इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करना है हमने। तो अब वी एफ चूंकि 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो गई। चूंकि रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स होती कौन सा फोर्स है, नेगेटिव फोर्स है, तो -100 न्यूटन यहाँ पुट करोगे। वी एफ 0 है तो ये टर्म ही 0 हो गई। एम की वैल्यू पुट करें, वी आई की वैल्यू पुट करें, आपका आंसर है 50 मीटर। अब गौर से सुनना है, अगर लेट से इसी वाले क्वेश्चन में वो कहता है, ये वाला क्वेश्चन देने की बजाय वो कहे जी अगर ना ये बॉडी जो है उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस 50 मीटर हो तो ये बताएं अगर वेलोसिटी 10 से बढ़ा के 20 कर दें तो फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो अब 10 से अगर वेलोसिटी 20 कर दोगे, वेलोसिटी डबल करोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाना चाहिए, 4 टाइम्स। तो फिर आपका 50 से बढ़कर ये 200 मीटर हो जाएगा। आप करके भी यहाँ देख सकते हो, अगर यहाँ वेलोसिटी जो है आप 10 के बजाय 20 पुट कर दो, डबल कर दो वेलोसिटी, यहाँ आपका आंसर 200 आएगा। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का रिवर्स भी आ सकता है। रिवर्स क्या हो सकता है आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस दे के फोर्स पूछ ले। मतलब मैं यहाँ क्वेश्चन करूँ, इफ द बॉडी कवर्स 50 मीटर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये बताएं हाउ मच रिटार्डिंग फोर्स विल बी नीडेड। फिर आपका आंसर इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 न्यूटन आ जाएगा। सो ये वाला क्वेश्चन जो है, इस तरह की जो फॉर्मेशन है क्वेश्चन की आपने याद रखनी है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन जो है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये तो सिंपल है बेटा, इसमें जो है वो हमें दो केसेस जो है उनको डिस्कस करना है। एक वो है जिसमें हम कहते हैं जी कि जिसमें हमारे पास विद और जो है हम एयर फ्रिक्शन की बात कर रहे होते हैं, यानी जिसमें एयर फ्रिक्शन जो है वो इंक्लूड नहीं कर रहे होते। जिसमें हम एयर फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं कर रहे होते उसमें तो बड़ा सिंपल है। उसमें सिंपल क्या है कि लेट से कि अगर किसी बॉडी को ना डाउनवर्ड कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसमें हम कहते हैं कि लॉस किस में हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। किसके इक्वल हो जाएगा, गेन किस में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है जी। तो एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अगर किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करो, अपवर्ड के लिए लॉस जो है वो किसमें, अच्छा सॉरी, अपवर्ड के लिए लॉस किसमें हो रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी में, और गेन किसमें हो रहा होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये वाला जो है वो फॉर्मूला लॉस एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है, जब बॉडी डाउनवर्ड फॉल कर रही होती है। अपवर्ड के लिए क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये वाला जो फॉर्मूला है ये तब एप्लीकेबल होगा जब हम कहेंगे एयर फ्रिक्शन को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं करते तो इसमें एक फैक्टर ऐड हो जाएगा। वो फैक्टर क्या है, जिसमें हम कहते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब जैसे कि अगर आपने बॉडी जो है वो डाउनवर्ड फॉल कर रही है तो उसको हम कहेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक है जी, उसमें ये वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन आ जाता है। और सिमिलरली फॉर अपवर्ड मोशन जो है वो हम कहते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन।